स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू ऑल। हाउ इज़ एवरीवन? सब लोग ठीक हैं एंड एवरीवन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीज़न? इफ़ यस, प्लीज़ डू राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो, ठीक है। उससे मुझे पता लगता है कि यस, स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कोई भी प्रोसेस है, कोई भी बायोलॉजी का टॉपिक है, वो बहुत ईजिली समझ में आए, कभी भी टिपिकल ना लगे। टिपिकल लग जाए तो मेरा पढ़ाना फिर बेकार है, ठीक है। क्योंकि अगर टिपिकल लगेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगी, एन्जॉय नहीं करोगे। अगर स्टडी को एन्जॉय नहीं कर रहे हो तो मुझे भी अच्छा फील नहीं होगा। तो गुड फीलिंग कब आती है? जब आपको अच्छा लगता है, आप एन्जॉय करते हो स्टडी को। तो मुझे कैसे पता लगेगा आप एन्जॉय करते हो? लाइक सेशन से, मतलब कितने लाइक्स मिल रहे हैं और आपके कमेंट्स कैसे आ रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखा करो और लाइक सेशन पे, लाइक बटन पे ज़रूर प्रेस किया करो, ठीक है। मतलब मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, परसुएड नहीं कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इसको करने के लिए। बट अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ ज़रूर प्रेस किया करिए, उसको भूला ना करिए। नेक्स्ट देखो, हम लोगों ने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इन द माइटोसिस आई टू जस्ट शो यू द 3D एनिमेशन आल्सो। मैंने आपको 3D एनिमेशन के साथ भी आपको माइटोसिस अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि विजुअलाइजेशन अगर होने लगे, जैसे डिजिटलाइजेशन हुआ है, ऐसे विजुअल चीज़ें अगर हम देख लें तो अच्छे से समझ में आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि वो हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। क्योंकि थ्योरेटिकल को हम प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर लेते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल इतना हाई लेवल पे करना पॉसिबल नहीं होता। इस तरह के क्रोमोसोम्स देखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता इतनी हमारी लैब्स में, ठीक है। तो हम उसको बस थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन जब हम उसको विजुअलाइजेशन कर लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो आपको प्रीवियस सेशन कैसा लगा ये भी प्लीज़ लिख के ज़रूर बताना कि यस सर, वी लाइक योर इनोवेशन। हमें आपकी जो 3D एनिमेशन के थ्रू पढ़ाना है वो अच्छे से समझ में आया। तो मैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट आगे भी करूँगा कि मुझे जो भी टॉपिक लगेगा कि आपको थ्योरेटिकल थोड़ा कम समझ में आएगा तो मैं ऐसा करता रहूँगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको मुझे इनकरेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मियोसिस, ठीक है। आपको मैंने कई बार मियोसिस नाम आपने सुना होगा, ठीक है, मेरे लेक्चर में, मेरे सेशन में, कि इफ़ देर इज़ ए डायप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जैसे ह्यूमन के केस में अगर देखें तो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में? 46, ठीक है। लेकिन व्हेन द ह्यूमन या मेल और फीमेल प्रोड्यूस गैमीट, जब वो गैमीट प्रोडक्शन होता है तो कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए गैमीट में? 23। ये बात समझ में नहीं आई कि 46 क्रोमोसोम एक सेल में है, 23 कैसे हो जाते हैं, है ना। 46 का 46 तो समझ में आ गया, माइटोसिस समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लियर कम होता है कि ये 46 से 23 कहाँ हो गए, 23 कहाँ गए। क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आता है कि 23 गए कहाँ? कहीं गए नहीं है, ठीक है। आपको पता है ना, सेल डिवीज़न में एक सेल थोड़ा ना प्रोड्यूस होती है, मोर देन वन सेल प्रोड्यूस होती है। तो 23 दूसरे में चले गए, समझ में आया? बस इसमें ये हुआ कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है जो क्रोमोसोम्स का, इस बार क्या होगा, हाफ करके, मतलब उसको रिड्यूस करके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके पहले वाले माइटोसिस में क्या होता था, वहाँ पे मतलब एक जो रिडक्शन है वो नहीं होता था, ठीक है। वहाँ पे इक्वेशनल डिवीज़न था, मतलब नंबर, इक्वल नंबर को ही वो क्या कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वट एवर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, दे हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रिडक्शन फॉर्म। उनका रिडक्शन होगा एंड देन दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल। और उन सेल्स को मोस्टली हम क्या बुलाते हैं? गैमीट्स बुलाते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि मोस्टली द मियोसिस टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जब गैमीट का प्रोडक्शन की बात आती है तब कौन सा सेल डिवीजन होता है? दैट इज मियोसिस। इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है मियोसिस इज विच टाइप ऑफ डिवीजन? रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस में रिडक्शन होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। तो इट इज एसोसिएटेड विद द रिप्रोडक्टिव सेल, एज आई टोल्ड यू, ठीक है। क्योंकि वहीं पे नीड है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जो गैमीट्स होंगे उनको हैप्लॉइड होना पड़ेगा। क्योंकि जब 2 हैप्लॉइड गैमीट मिलेंगे तो फिर से कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 46, ठीक है। और ये 46 मेंटेन होने चाहिए। तो टू मेंटेन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द माइटोसिस एंड मियोसिस शुड बी देयर। इसीलिए दोनों ही सेल डिवीज़न इंपॉर्टेंट है, दोनों का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है। जैसे एग मतलब क्या होता है? एक तो एग आप खाते हो, ठीक है, और एक एग क्या होता है? फीमेल गैमीट को भी एग बुलाते हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे कुछ लोग को लगता होगा कि एग मतलब वही जो खाते हैं, नहीं। जो फीमेल गैमीट होती है दैट इज़ आल्सो नोन एज एग, उसको भी एग बुलाते हैं।
एग एंड स्पर्म मतलब मेल गैमीट, बोथ फ्यूज टुगेदर, दोनों एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। तो बताओ फ्यूज होके जो भी सेल बनाएंगे उसमें कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए? 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। तो इसका मतलब है जो एग है और स्पर्म है उसको कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? उसमें 23 हैप्लॉइड होने चाहिए, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, तभी दोनों मिलके क्या बनाएंगे? डैप्लॉइड बनाएंगे। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से मियोसिस आपको थोड़ा सा समझ में आया कि मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, नॉट ओनली रिड्यूस बट दे आल्सो एक्सचेंज सम कैरेक्टरिस्टिक। मियोसिस में कुछ फेजेस ऐसी आती हैं, कुछ स्टेजेस ऐसी आती हैं जिसमें दो स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए दे एक्सचेंज फ्यू सेगमेंट्स, वो एक दूसरे से एक्सचेंज भी करते हैं। अब बताओ एक्सचेंज करेंगे तो वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसीलिए आपने 10th में पढ़ रखा है कि मियोसिस मतलब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन ज़्यादा आता है, क्योंकि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके लिए मियोसिस मस्ट है। अगर मियोसिस नहीं हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। समझ में आया? लेकिन अगर मियोसिस हो रहा है तो सर्टेनिटी है। क्लियर है? तो इस तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि मियोसिस में क्या होता है। मियोसिस में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ द रिडक्शनल डिवीजन टेक प्लेस, कैसे रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो मियोसिस अगर माइटोसिस के कंपेयर में मियोसिस देखें तो बताओ कौन सा प्रोसेस लंबा होगा, कौन सा प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेगा? माइटोसिस लेगा कि मियोसिस लेगा? मियोसिस ही लेगा। ठीक है, सब लोग को पता है कि मियोसिस में ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज़्यादा टाइम लगेगा? जैसे मैंने अभी बताया कि मियोसिस में क्या होता है, दो क्रोमोसोम सेपरेट तो हो जाते हैं लेकिन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज भी होता है जिससे वेरिएशन आता है। अगर दो क्रोमोसोम एक दूसरे से कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं तो कन्फर्म है उन क्रोमोसोम्स में क्या आएगा? वेरिएशन। माइटोसिस में क्या होता था? बस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते थे, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होने के पहले एक दूसरे से क्या करेंगे? एक्सचेंज भी करेंगे। क्या एक्सचेंज करेंगे? जीन्स का एक्सचेंज करेंगे। तो बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज ऑफ जीन्स देर आर सम वेरिएशन अराइज, कुछ वेरिएशन अपीयर होते हैं। ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन अपीयर हो जाते हैं कभी कभी, तो इसीलिए जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे आर मतलब डिसिमिलर, वो डिसिमिलर होते हैं और डिफरेंस होता है उनमें और पेरेंटल सेल में। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि मियोसिस क्या है। और मियोसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात क्या है कि मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीज़न है जिसमें रिकॉम्बिनेशन भी आता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब नए ट्रेट अपीयर होना। ठीक है, कोई नया ट्रेट है, अगर वो हिडन है, बहुत दिन से हिडन था, तो वो भी क्या होने लगता है? अपीयर होने लगता है। दिस इज़ द सिग्निफिकेंट रोल ऑफ द मियोसिस। ये मियोसिस का एक सिग्निफिकेंट रोल है। तो जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे जितने भी गैमीट्स प्रोडक्शन होते हैं, याद रखना, लेकिन गैमीट प्रोडक्शन किस ऑर्गेनिज्म का? डैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का। अगर कोई ऑर्गेनिज्म डैप्लॉयड है तब तो वहाँ पे रिडक्शन होगा, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म मान लो हैप्लॉयड है, ठीक है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो क्या उसमें मियोसिस होगा? मियोसिस होने की कोई नीड है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि डैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में फिर से डैप्लॉयड को मेंटेन करना है, इसलिए क्या जरूरी है? वहाँ पे रिडक्शन जरूरी है। लेकिन अगर मान लो कोई पेरेंट है जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब वो क्या है? हैप्लॉयड है, तो क्या उसमें मियोसिस होने के चांसेस हैं? नहीं। मियोसिस होने पे वो हाफ हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, n का n हाफ हो जाएगा, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो या तो माइटोसिस कहाँ पे होगा? जहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को क्या करना है? सेम रखना है, और जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर को क्या करना है? सेपरेट करना है, मतलब रिड्यूस कर देना है, वहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, टू क्लोजली कोऑर्डिनेटेड डिवीजन। दो डिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूट मियोसिस। मियोसिस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए पहला मियोसिस 1, मैंने बताया ना मियोसिस दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में क्या होता है कि इन द मियोसिस 1 हेट्रोटाइपिक डिवीजन टेक प्लेस। अभी हेट्रोटाइपिक क्या होता है? इन विच रेप्लिकेटेड होमोलोगस क्रोमोसोम्स अंडरगो डिसजंक्शन। ठीक है, जो भी क्रोमोसोम्स, जो भी डीएनए रेप्लिकेट कर चुके हैं उनका डिसजंक्शन हो जाता है। दिस इज मियोसिस 1। मियोसिस 2 में क्या होता है? इसको होमोटाइपिक बोलते हैं, इन विच डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट। इसमें क्या होगा कि जो डॉटर क्रोमेटिड अभी भी अटैच हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड दस अल्टीमेटली क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। क्योंकि अगर डॉटर क्रोमेटिड सेपरेट हो गए, सेंट्रोमियर अगर डिवाइड ना हुआ और डॉटर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो कंफर्म है जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रोड्यूस होंगे वो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, मतलब हैप्लॉइड हो जाएंगे।
समझ में आया? तो आज मैंने मियोसिस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मियोसिस को थोड़ा सा अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना, और कल जो है नेक्स्ट सेशन के लिए मैंने आपको बोला था ना कि आपको कुछ कलरफुल रस्सियाँ चाहिए होंगी। अगर कलरफुल रस्सी मिल जाएगी तब तो बहुत बेस्ट है। कलरफुल रस्सी मतलब 2 या 3 कलर का, जैसे कुछ रेड मिल जाए, कुछ ग्रीन मिल जाए और एक येलो मिल जाए, इस तरह से 3 कलर अगर आपको मिल जाए तब तो बहुत बेस्ट है, बहुत सही है। आपको मियोसिस में बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा। क्लियर है? तो सेशन को आज शॉर्ट रखते हैं, यहीं पे कंप्लीट करते हैं, जिससे आप जो भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ चुके हो उसको रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे काफ़ी फ्रेश माइंड से। ठीक है, तो यहीं पे सेशन को कंप्लीट करते हैं। स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। ठीक है, भूलना नहीं है, सब लोग को लाइक बटन पर प्रेस करना है, डिसेमिनेट करना है इस इन्फॉर्मेशन को, कि इस तरह से आप बायोलॉजी को स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू एंड गुड बाय।